पेट्रोल डीजल की महंगाई और बढ़ते प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए सरकार एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। नए ड्राफ्ट के मुताबिक आने वाले समय में गाड़ियां 100% एथेनॉल और बायोडीजल जैसे ग्रीन फ्यूल से चल सकेंगी। इतना ही नहीं, अब हवाई जहाज़ों के ईंधन में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग को मंजूरी दी गई है या इसमें सिफारिश की गई है। सवाल यह है कि सरकार की इस नई ग्रीन फ्यूल पॉलिसी के ड्राफ्ट से आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन से बड़े बदलाव आएंगे और इसे ज़मीन पर उतारना कितना आसान और कितना कठिन होगा। आज इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, बैकग्राउंडर समझिए इस पूरी स्टोरी का। इसके बाद करेंगे हम खास मेहमानों के साथ चर्चा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और वाहनों से निकलता जहरीला धुआं आम आदमी की जेब और सेहत दोनों पर भारी पड़ रहा है। अब सरकार ने इसी दोहरी मार से राहत दिलाने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार एक ऐसी ग्रीन फ्यूल पॉलिसी लेकर आ रही है जो आने वाले वक्त में देश की गाड़ियों का ईंधन ही बदल देगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया। इस ड्राफ्ट का मकसद गाड़ियों के फ्यूल की परिभाषा बदलना है ताकि एथेनॉल और बायोडीजल जैसे विकल्प ईंधन को पूरी कानूनी मान्यता मिल सके। आसान शब्दों में कहें तो भविष्य में गाड़ियां पेट्रोल डीजल पर नहीं बल्कि ग्रीन फ्यूल पर दौड़ती दिखेंगी। इस ड्राफ्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें E85 और E100 फ्यूल को शामिल किया गया है। E85 फ्यूल में 85% एथेनॉल होता है, वहीं E100 फ्यूल पूरी तरह से शुद्ध एथेनॉल होता है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में गाड़ियां पेट्रोल की एक भी बूंद के बिना चल सकेंगी। इसमें वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम होगा और लोगों के पास ईंधन के नए और सस्ते विकल्प भी उपलब्ध होंगे। अभी पेट्रोल में 20% एथेनॉल यानी E20 मिलाया जा रहा है। अगला लक्ष्य गाड़ियों को 100% एथेनॉल पर चलाने का है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कहा कि विदेशों से तेल मंगाने पर निर्भर रहना अब भारत के लिए सही रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। नितिन गडकरी ने यह भी भरोसा दिया कि 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले सख्त कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नियम इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए परेशानी नहीं बनेगी। ग्रीन फ्यूल की उड़ान अब सड़कों तक सीमित नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हवाई जहाजों के ईंधन यानी ATF में एथेनॉल और सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन मिलाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का टारगेट तय किया गया है। 2027 में 1%, 2028 में 2% और 2030 तक 5% ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया। इस बदलाव से कच्चे तेल के आयात पर खर्च घटेगा, ईंधन सस्ता हो सकेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। ब्राजील जैसे देशों का मॉडल सरकार के सामने है, जहां एथेनॉल पर गाड़ियां सालों से दौड़ रही हैं। सरकार ने ये ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रखा है। अगले 30 दिनों तक आम लोग इस पर सुझाव और आपत्तियां दे सकते हैं। महंगाई और प्रदूषण से राहत की इस ग्रीन तैयारी पर अब देश की राय भी तय करेगी कि भारत का फ्यूल फ्यूचर कितना तेज और कितना साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ विजेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन आइडा के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं दीपक बल्लानी जी, DG हैं इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ISMA के। बहुत बहुत स्वागत है बल्लानी सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं विक्रम गुलाटी जी, कंट्री हेड एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड गवर्नेंस टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे गुलाटी सर। चर्चा की शुरुआत आपसे विजेंद्र सिंह सर, कितनी ये महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो क्या क्या बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, योजना बहुत बड़ी है लेकिन योजना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। आज हम लोग पेट्रोल से अवेलेबिलिटी से जूझ रहे हैं, इंपोर्ट मुश्किल हो रहा है, लॉजिस्टिक डिस्ट्रप्शंस हैं, प्राइस बढ़ता जा रहा है और हमारा कंट्री डॉलर डेफिसिट कंट्री है, तो हमारी इकोनॉमी में बहुत रिवर्स असर पड़ रहा है, गलत असर पड़ रहा है उसका। तो इसके देखते हुए इथेनॉल की जो पॉलिसी सरकार ला रही है, लाने की कोशिश कर रही है, बहुत ही अच्छी है। हम उसका बहुत स्वागत करते हैं और सबके लिए फ़ायदेमंद है। चैलेंज ये है कि सबसे पहले हमें 3 चीज़ देखनी पड़ेगी। सप्लाई लाइन अभी हमारी 20% के लिए तैयार है और 30% हो सकता है इजीली, वो भी ऑलमोस्ट तैयार है। दूसरा इशू है कि कंजम्पशन कैसे होगा, उसके लिए हमें फ्लेक्स कार लानी पड़ेंगी, फ्लेक्स व्हीकल लाने पड़ेंगे। उसके लिए प्रोटोटाइप लोगों ने तैयार किया हुआ है
उसकी टेक्निकल इनपुट लोगों पर आई हुई हैं। आई थिंक जो हमारे जो को पैनल है वो उसको बताएंगे। और अगर गाड़ियाँ हमारी सड़कों पर आ जाती हैं, जो पॉलिसी आई उसके द्वारा आ जाएंगी, तो हमारा कंजम्पशन पॉइंट भी तैयार हो जाएगा। अब बचा लॉजिस्टिक पार्ट कि हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी खरीदेंगी और पेट्रोल से डिस्बर्स कर उसको बेचेंगी। तो मुझे लगता है कि वो पार्टली हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें कि E20 जा रहा है। हम लोग इथेनॉल सप्लाई डिपो करते हैं, डिपो उसको पेट्रोल पंप पे भेजता है और फिर वो सेल होता है। कुछ ऑलरेडी पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिसमें 100% इथेनॉल की सप्लाई हो सकती है। तो मुझे लगता है पूरी सप्लाई चेन, प्रोडक्शन लाइन, सप्लाई चेन, कंजम्पशन लाइन पूरा ही अलाइंड है इसके लिए। और जैसे पॉलिसी आएगी तो पूरा सिस्टम के लिए काम करना शुरू कर देगा। हमारा ये मानना है कि पॉलिसी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, दीर्घ आयु के साथ होनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। अगर उसमें पॉलिसी में कोई लूज एंड आ जाते हैं तो वो उसको प्रोग्रेस को स्लो कर देगा। ऑल राइट सर। बलानी सर, आपके पास आते हुए, क्योंकि इस पे एक एंगल चीनी की घरेलू मांग का भी है सर, उस मोर्चे पर इस्मा की रणनीति क्या रहेगी सर? चीनी की घरेलू मांग और एथेनॉल का जो हमारा लक्ष्य है 100% का, उसके बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए आप लोगों की क्या रणनीति है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ सालों से शुगर इंडस्ट्री जो है वो हमेशा जो है शुगर जो है सरप्लस प्रोडक्शन कर रही है। सरकार की प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर हैं कि सबसे पहले जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन को केटर करना है, उसके बाद इथेनॉल रिक्वायरमेंट को करना है, और अगर इथेनॉल रिक्वायरमेंट के बाद हमें एक्सपोर्ट का अगर गुंजाइश है तो एक्सपोर्ट करने की अनुमति मिलती है। और अभी भी इथेनॉल में लगभग हमारी जो शुगर इंडस्ट्री की कैपेसिटी है वो लगभग 900 करोड़ लीटर की कैपेसिटी है। अगर उसमें 100-150 करोड़ लीटर हमारे इंडस्ट्रियल यूज के लिए चला जाता है, वो भी हटा दें, लगभग हम 600 से 700 करोड़ लीटर इथेनॉल दे सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कंजम्पशन का पाई नहीं बढ़ा और कैपेसिटी शुगर की भी और ग्रेन की भी काफी आ गई, तो इस साल हमने ये देखा कि जो हमारी एलोकेशन कुछ साल पहले लगभग 90% थी, वो लगभग घट के 28-29% आ गई है। उससे हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल अनवायबल हो गई है। तो इसीलिए हम लगभग 2 साल से सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि इथेनॉल के कंजम्पशन के ऊपर काम करिए। और जो वेस्ट एशिया क्राइसिस आया, जो वॉर की वजह से जो एक सिचुएशन बनी है जहां जो क्रूड जो $50-60 बैरल था वो लगभग 100-120 पे आ गया, और आई थिंक सब स्टेक होल्डर्स को ये लगा कि भाई इथेनॉल इकोसिस्टम में आगे बढ़ना एक अपने देश के लिए अच्छी बात है। तो उस हिसाब से जो अब एक ट्रैक्शन आया है कि सरकार बहुत सिंसियरली E85 और E100 के लिए सोच रही है, और उसको आगे ले जाते हुए जो आज रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट, उसमें उन्होंने उसके टेस्टिंग नॉर्म्स और सर्टिफिकेशन नॉर्म्स E100 के उसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो एक रेगुलेटरी इनेबलमेंट है, और बेसिकली इससे ये नहीं होगा कि अचानक डिस्पेंसिंग शुरू हो जाएगा, बट एटलीस्ट एक रेगुलेटरी रोड मैप क्लियर है कि ये E100 तक गाड़ियां चल सकती हैं। अब हम लोग इस बात का वेट कर रहे हैं कि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो ब्लेंडिंग E85 की या E100 की ब्लेंडिंग की जो रोड मैप है वो लेके आए, तो उससे जो पूरी शुगर इंडस्ट्री को जो एक, क्योंकि हमारे लिए देखिए इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी इसलिए भी है कि शुगर और इथेनॉल में बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होता है केन एरियर्स का, किसानों को पेमेंट करने का, और शुगर इंडस्ट्री अलोन एक बड़ी अनवायबल इंडस्ट्री है जब तक उसमें प्रॉपर इथेनॉल मिक्स नहीं होता। तो इथेनॉल का एलोकेशन जो है ईयर टू ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए ये E100 या E85 स्पेसिफिकली ऑन द फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल हमें इस पे आगे ले जाना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है कि सिर्फ E85 नोटिफाई करने से काम नहीं होगा, उसमें गाड़ियां लॉन्च हो उसके लिए भी OEMs को जो आपको फैसिलिटी देनी है इन टर्म्स ऑफ GST रैशनलाइजेशन, या E85 की जो फ्यूल प्राइस है उसमें डिफरेंशियल कॉस्ट, ताकि कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस बढ़े। और जितनी भी आइस इंजन आगे आए उस सबको सरकार ये मैंडेट कर दे कि आइस इंजन की जगह फ्लेक्स इंजन आए, जिसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि अगर कंज्यूमर E20 भराना चाहता है या E85 या E100 भराना चाहता है, तभी यहाँ पे ऑफटेक आएगा और इथेनॉल इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। एब्सोल्युटली सर। देखिए, भारत, आपने संतुलन, इसीलिए एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भारत दुनिया का बड़ा चीनी उपभोक्ता है, और एथेनॉल में अगर हमारा फोकस ज़्यादा हो जाएगा कहीं चीनी के दामों पर या उस इकोसिस्टम पर, उसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। उसके लिए तैयारी कितनी है, ब्लेंडिंग के लिए कैपेबिलिटीज़ क्या है, मैं इस पर भी आऊँगा। लेकिन अभी मैं गुलाटी सर के पास चलता हूँ, क्योंकि गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के लिए कोई भी ईंधन बदलना सिर्फ एक नीति नहीं है, पॉलिसी नहीं है, बल्कि उनके लिए भी एक इंजीनियरिंग चुनौती होती है। लेकिन गुलाटी सर, ओवरऑल
जो भी इस वक्त ग्लोबल हालात हैं उसमें भारत में एथेनॉल का जो इस्तेमाल है उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, और इसके लिए कोई प्लान अगर आपका उसमें नज़रिया हो तो बताएं सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने का। स्वागत सर। जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो वर्क कर रही हैं कि फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल से कैसे हटके दूसरे ईंधन की तरफ जाया जाए जो कि साफ हो एनवायरनमेंट के हिसाब से, और ऐसा ईंधन हो जो भारत में खुद उपलब्ध हो सके। उसके लिए कई तकनीक की प्रयोग में लाने की बात हो रही है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और इथेनॉल हमारे हिसाब से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी टू डू, थोड़े समय में जल्दी से करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। इथेनॉल की जो गाड़ियां, जैसे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की जैसे बात करें, तो ये गाड़ियां इस तरह की होती हैं कि जो कुछ भी फ्यूल मिक्स ले सकती हैं, चाहे वो 20% इथेनॉल हो या 100% इथेनॉल हो। उसमें सुविधा है कंज्यूमर को, उसको सुविधा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, और वो ये एक सुविधा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी है और पॉलिसी मेकर्स के लिए भी है, क्योंकि इन गाड़ियों में किसी भी मात्रा में आप इथेनॉल यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन गाड़ियों को बनाने में बहुत सारा चैलेंज नहीं है। हमें जो इकोसिस्टम चाहिए वो पूरा भारत में उपलब्ध है। पार्ट्स वगैरह इंपोर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इसको जल्द लागू किया जा सकता है। जो एक जरूरी है वो है कि जो कस्टमर्स हैं वो इन गाड़ियों को अपनाएं। उसके लिए दुनिया भर में देखा गया है कि पॉलिसी इनेबलर्स बहुत जरूरी होते हैं। ये पॉलिसी इनेबलर्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि गाड़ी का खरीद में कंज्यूमर को हेल्प करने के लिए पॉलिसी, उसको इथेनॉल यूज करने के लिए पॉलिसी, ताकि वो प्रोत्साहित हो इथेनॉल यूज करे पेट्रोल की बजाय या डीजल के बजाय। ये जो इस तरह की जो सुविधाएं गवर्नमेंट दे सकती है ये बहुत ही जरूरी है, और दुनिया भर में कई देशों में इसको दिया जा रहा है। ये देखा गया है जैसे ब्राजील, जहां पर इथेनॉल सरप्लस है, वहां पर जिससे हमारे यहाँ पर E20 रेगुलेशन है, वहां पर E27 रेगुलेशन है। पर वहां पर जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग एवरेज है पूरे देश में वो तकरीबन 50 से 55% है। यानी कि फ्लेक्स फ्यूल होने से बड़े आसानी से उन्होंने तकरीबन 50% से ऊपर फॉसिल फ्यूल को सब्स्टिट्यूट कर लिया है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर तो सेल्फ रिलायंट है ही, बट इसमें जो लाभ होगा वो हमारे रूरल सेक्टर फार्मर्स को होने वाला है, क्योंकि जो पैसा हम ईंधन खरीदने के लिए विदेशों में भेजते वही पैसा भारतवर्ष में फार्मर्स को दिया जा सकता है और एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। उसके अलावा जितनी स्टडीज हुई हैं उन्हें यह भी पता लगा है कि अगर आप कार्बन इमिशन देखें जी, तो ये इसके रिजल्ट्स ये हैं कि ये अगर पूरे होलिस्टिकली देखा जाए तो लोएस्ट कार्बन इमिटिंग टेक्नोलॉजी है और पोल्यूशन भी कम है। यानी कि एक बहुत ही यूजफुल टेक्नोलॉजी जो जल्दी डिप्लॉय हो सकती है। और मोस्ट ऑफ दी ऑटोमोबाइल कंपनी जो हैं वो इस टेक्नोलॉजीज के रेडी है इंट्रोड्यूस करने के लिए। एब्सोल्युटली सर, इसमें एक एनवायरमेंटल जस्टिस का तो पूरा का पूरा सिद्धांत है ही जो काम करता है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि इससे एनर्जी सिक्योरिटी कहीं प्रभावित तो नहीं हो रही है। दूसरा, फूड सिक्योरिटी पर इसका कोई असर तो नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी तो अच्छी बात है, अगर तेल का आयात कम होगा हमारे लिए तो और अच्छी बात है, बट फूड सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट भी है इसमें जो कि चर्चा में रहता है जब कभी अभी हम इसकी बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के अलावा ब्रेक के उस पार हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाकी कौन कौन से इसमें चैलेंजेस हैं। लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस भी हैं, इसके भंडारण को लेकर बहुत सारी चिंताएँ हैं, पानी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि मिलों को भी एक एनर्जी कॉम्प्लेक्स में बदलना पड़ेगा आपको शुगर मिल की जगह। तो ये बहुत सारी चुनौतियां जिस पर चर्चा होती है, उसमें हम अपने मेहमानों की राय मांगेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
तो एथेनॉल को 100% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। E85 और E100 की परिकल्पना पर अब तेज़ी से काम शुरू हो चुका है। विजेंद्र सिंह सर के पास चलते हैं। विजेंद्र सर, थोड़ा सा हमें कंज्यूमर एंगल से बताइए, ये E85 तक हम पहुंच गए या 100 तक पहुंच गए तो इसके दामों पर क्या असर होगा? एक आम कंज्यूमर के लिए इनकी उपलब्धता क्या होगी और किस कीमत पर होगी? देखिए, अभी जो पेट्रोल के रेट है वो आर्टिफिशियली कम है हमारे यहाँ कंट्री में, क्योंकि वॉर की वजह से क्रूड का रेट बहुत बढ़ चुका है। 30% के करीब क्रूड का रेट बढ़ चुका है। तो आज तो एक अलग परिस्थिति है जहाँ इथेनॉल बहुत ज़्यादा सेविंग रहेगा। और लेकिन हमारा मानना है कि जब पॉलिसी आएगी, इस पॉलिसी में हमें कमर्शियल एंगल लाना पड़ेगा, कस्टमर का बेनिफिट भी देखना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि आप पे कस्टमर को चॉइस होएंगी कि वो 100 इथेनॉल डलवा ले जो ब्राज़ील में होता है, या E85 डलवा ले, या फुल पेट्रोल डलवा ले। देयर विल बी 3 ऑप्शन टू हिम, एंड प्राइसिंग ऑफ दीज 3 विल बी, इन तीनों को प्राइसिंग को आपको थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा। प्योर इथेनॉल का रेट थोड़ा कम होएगा, मिक्स वाले का थोड़ा ज़्यादा होएगा, प्योर पेट्रोल का रेट थोड़ा ज़्यादा होएगा। तो कंज्यूमर को एक ऑप्शन होगा कि मैं कौन सा फ्यूल लेना चाहता हूँ, वो जैक पंप पे देखेगा, डिसाइड करेगा, अपनी मर्जी से लेगा। तो कमर्शियल को एडवांटेज कस्टमर को इसमें आने वाला है। सेकंड एडवांटेज आएगा, जो इंडस्ट्री आज की डेट में हमारी कैपेसिटी जो 2000 करोड़ लीटर की खड़ी हुई है वो इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी। वो इस्तेमाल होएगी तो हमारा राइस, एक्सेस कॉर्न, एक्सेस शुगर सब कन्वर्ट इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम E20 से E35 बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। E35 के बाद में चैलेंज आएगा कि कैसे आगे बढ़ाना, उसके लिए रॉ मटेरियल भी चलेगा, हमें लगेगा, और इंडस्ट्री का कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि E35 के लिए हम लोग अभी इमीडिएट तैयार हैं। ओके, E35 के लिए हम तैयार हैं। और 85 और 100 तक के लक्ष्य के लिए अगर लक्ष्य आ जाता है और कमर्शियल एंगल पे सही रहता है, देख कोई भी पॉलिसी जब चलती है, जब उसको सबको फायदा होता है, तो आपको ऐसा पॉलिसी लानी पड़ेगी। डिस्टिलरीज तो ऑलरेडी थिन मुनाफे पे काम कर रही हैं, उनका एक प्रेशर है। आज तो शुगर फैक्ट्री तो लॉस पे काम कर रही है, क्योंकि हमारे 3 साल से रेट नहीं बढ़े हैं, अगर रेट बढ़ चुके हैं। बट वही मैं बोलता हूँ कि कमर्शियल एंगल अगर सही आ जाता है, सबको फायदा हो जाता है, तो वो पॉलिसी चलेगी। देखिए, E20 जब आया था तो हम लोग 18 से सीरियसली लगे थे इसमें, और 24 पहुँचते ना E20 पर आ गए हम लोग। ओके, तो अब आप 85 का टारगेट दीजिए हमें, हो सकता है हमें 10 साल लगे, हमें सोचता 5 साल लगे। आपका जितना अच्छा इंसेंटिव होगा, जितने ज़्यादा उसमें मार्जिन होंगे, लोग जल्दी से पैसा डालेंगे उसमें। पर पॉलिसी शुड बी लॉन्ग टर्म और स्टेबल पॉलिसी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। यही बात दीपक बल्लानी सर, मैं यही बात आपसे पूछना चाह रहा था कि मिलों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना पड़ेगा। एक पूरा का पूरा एनर्जी कॉम्प्लेक्स में मिलों को बदलना होगा, और E100 के लिए तो 365 डेज काम करना पड़ेगा। ड्यूअल फीड डिस्टिलरीज आपको लगानी पड़ेंगी, या स्टोरेज को लेकर स्टेनलेस स्टील के जो टैंक्स हैं वो लगाने पड़ेंगे, मॉइस्चर प्रूफ स्टोरेज सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो उस मोर्चे पर क्या मिलों की चैलेंजेस हैं सर, और क्या उनकी कैपेबिलिटीज हैं? दीपक जी, देखिए, आपने जो बोला बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी कैपेसिटी ऑलरेडी 900 करोड़ लीटर की है। उसके हिसाब से मिलों के पास सारी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, चाहे उनकी टेक्नोलॉजी हो, एवरीथिंग इज देयर। आज हमको प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, कैपेसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कंजम्पशन की प्रॉब्लम है। आज हमारी अगर 900 करोड़ लीटर की कैपेसिटी है शुगर की, तो हमारे को सिर्फ 300 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। अभी तो हम बहुत दे सकते हैं, अभी तो हम बहुत कम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई चैलेंजेस मुझे दिख नहीं रहा है। सिर्फ एक चैलेंज है कि जो पॉलिसी गैप है, सरकार बस पॉलिसी गैप को क्लोज कर दे और नैरेटिव कर दे, नोटिफिकेशन इशू कर दे कि E85, E100 डिस्पेंसिंग शुरू हो जाएगा। OEMs को हमें, जैसे विक्रम जी ने बोला कि भाई आपको, क्योंकि कॉस्ट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग है फ्लेक्स फ्यूल की थोड़ी आइस इंजन से ज्यादा है, तो कस्टमर को कहीं ना कहीं उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए क्लीन टेक्नोलॉजी है। जैसे ईवी को हमने 5% GST के ब्रैकेट पे रखा हुआ है, जबकि ईवी में सिर्फ टेल पाइप एमिशन की बात हम करते हैं। हम पूरी लाइफ साइकिल की बात करें तो ईवी बहुत ज्यादा पोल्यूट करता है। यहाँ पर तो हम अगर लाइफ साइकिल देखें पूरी इथेनॉल की, स्पेशली शुगर की, तो जो हमने भी टेरी के साथ पूरा एक LCA किया है, उससे 1G इथेनॉल का जो कार्बन एमिशन इंडेक्स आता है वो सिर्फ लगभग 12 से 14 ग्राम CO2 पर मेगा जूल है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। तो हम इसको आगे ले जाएं, सिर्फ पॉलिसी चाहिए, बाकी सारे सिस्टम्स रेडी हैं, OEMs भी रेडी हैं गाड़ी लेके, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलरेडी है, कोई चैलेंज नहीं है। हम E35, E40 तक हमारे पास ऑलरेडी कैपेसिटी है। जब हम E35, 40 बोलते हैं तो हम एवरेज ब्लेंडिंग बोलते हैं,
कि अगर E20 आप यहाँ रखते हैं और अगर फ्लेक्स आता है E85 E100, तो उस हिसाब से जो इंक्रीज होगा तो एक एवरेज ब्लेंडिंग का, तो आज हमारी कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, बियॉन्ड अगर आज मान लीजिए 4 से 5 साल बाद हमें एडिशनल कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी, उसमें हमारे पास देन तब तक हमारी सेकेंड जनरेशन इथेनॉल की टेक्नोलॉजी भी मैच्योर हो जाएगी। तो आगे की भी प्लानिंग है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा इंडस्ट्री रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए आगे भी। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंडस्ट्री ऑलरेडी इसके लिए तैयार है, और जैसा आप दोनों से पता चल रहा है कि E35 के लिए तो ऑलरेडी हम तैयार हैं ही। तो गवर्नमेंट को एक दूरगामी फैसले लेते हुए इसको आप जैसे बता रहे हैं कि इसको सिर्फ इंटेंशन के तौर पर ना रखें बल्कि इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर भी आएँ, तो फिर बात बन सकती है। उसके लिए इंडस्ट्री भी तैयार है कैपेबिलिटीज़ के मामले में। गुलाटी सर, आपसे 2 सवाल मेरे रहेंगे, संक्षेप में आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा। एक तो क्योंकि ब्राज़ील का भी यहाँ पर बार बार जिक्र आता है, तो वहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, नंबर 1, और टोयोटा का अपना एक जो मल्टी पाथवे अप्रोच है उसमें ये एथेनॉल का पूरा इकोसिस्टम कहाँ फिट हो रहा है सर? देखिए, ब्राजील में ऐसा है कि कस्टमर जो होता है उसको वहां का जो मोनोफ्यूल है E27 लेने की सुविधा है, और साथ में ही वो 100% इथेनॉल भी ले सकता है। साथ में वहां पर जो प्राइस ऑफ इथेनॉल है वो 30% पेट्रोल से कम रहती है बाय लॉ, और जो टैक्सेशन है फॉर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स वो नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियों से काफी कम रहता है। इससे क्या होता है कि कस्टमर्स आराम से फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स खरीद सकते हैं, और उसके अलावा उनका फ्यूल ऑफ चॉइस इथेनॉल रहता है, जिसके कारण वहां पर जो इथेनॉल यूसेज है, जैसे मैंने बताया, एवरेज 50% से ज्यादा पहुंच चुका है, जबकि वहां पर रेगुलेशन E27 की है। हमारे यहाँ पर रेगुलेशन E20 की है, बट हम एवरेज पे 35% तक पहुंच सकते हैं अगर लोग इथेनॉल यूज करें। जहां तक कि आपका दूसरा सवाल है रिगार्डिंग मल्टीपल टेक्नोलॉजी पाथवे, टोयोटा का मानना है कि आगे जो फ्यूचर है वो फ्यूचर बेसिकली हमको जो गोल है हमारा, वो गोल बेसिकली है कि हम फॉसिल फ्यूल से दूर जाएं, डिकार्बनाइजेशन करें, क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए, पोल्यूशन को फाइट करने के लिए। और इसके लिए जितनी भी हम क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी ला सकते हैं उनको लाना जरूरी है, क्योंकि जो कस्टमर है उसकी जो नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत बहुत अलग तरीके की होती है। जो कंट्री में इकोसिस्टम है वो सारा का सारा एक टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए नहीं हो सकता। तो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, जैसे आपका इलेक्ट्रिक हो गया, या फिर हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो गया, प्लग इन हाइब्रिड हो गया, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल हो गया, इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इन सब टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी। और ये दिख रहा है दुनिया भर में जो क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ जो लोग कंट्रीज जा रही हैं, उसमें व्हाट इज बीइंग सीन इज दैट ऑल ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, जितनी भी ये टेक्नोलॉजीज हैं, सबको अडॉप्ट किया जा रहा है। और यही एक तरीका है जिससे हम बिना डिसरप्शन के और बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, फॉर नॉट ओनली शिफ्टिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, बट मोर इम्पोर्टेंटली और ज्यादा जरूरी, जो कि पोल्यूशन और एनवायरनमेंट के हित में आगे हम बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो हर तरह से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इथेनॉल के इस इकोसिस्टम के, हर स्टेक होल्डर अपनी तरफ से तैयार है। इस चर्चा में एक बात उभर कर जो सामने आती है वो ये है कि सरकार को एक लॉन्ग टर्म और जो यहाँ पर कहा गया एक स्टेबल पॉलिसी लानी पड़ेगी। स्टेबल इसलिए कि कल के दिन चीनी की कमी हुई, एथेनॉल उत्पादन पर रोक लग गई, जैसा हमने देखा भी कुछ टाइम पहले हुआ भी, तो फिर निवेश जो है उस पर संकट के बादल आ जाते हैं। इसलिए स्टेबल पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है, और देखते हैं कि सरकार इसमें आगे किस तरह से बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। शुक्रिया करेंगे विक्रम गुलाटी सर, आपने समय निकाला, थैंक यू सर। दीपक बल्लानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए। विजेंद्र सिंह सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू दीपक। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।